Hello everyone, welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kids and आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस सेल चैप्टर के फॉर क्लास 9। आई होप आप ब्लू बॉक्स क्वेश्चन करने से पहले ये चैप्टर पूरा पढ़ चुके हो और अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है, तो मेक श्योर आप वो वीडियो भी इससे पहले देख लो। अदरवाइज मैंने जनरली देखा है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लेते हैं, पर अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको समझ आएगा कि कितना इजी होता है अगर आपको चैप्टर समझा हुआ हो तो उसके क्वेश्चंस करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज 59 एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। अब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे ना कि सेल की डिस्कवरी की किसने थी, तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने इन 1665। अब डिस्कवरी की कैसे थी? सेल की डिस्कवरी उन्होंने की थी कि जो ट्री होता है, ट्री के आउटर पार्ट से जो कॉक होती है उसको रिमूव किया और अपने ही डिजाइन किए हुए माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। अब माइक्रोस्कोप के अंदर रखोगे तो कुछ डिटेल्ड व्यू दिखाई देगा, तो उसमें उन्हें दिखाई दिया ऐसा सा स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हुआ है, ये वही स्ट्रक्चर होता है। मैं उसकी पिक्चर भी यहाँ पर जरूर अटैच करूंगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? Who discovered cells and how? तो आंसर would be Robert Hooke discovered cells in 1665. How? And how is also the question. He saw that the cork of the tree consists of honeycomb structure which consists of many, आपको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, तो इन्हीं कंपार्टमेंट्स को एक लैंग्वेज में बोलते हैं हम सेल्स। आपको एनसीईआरटी रीड करके मुझे बताना है कि किस लैंग्वेज में हम इन कंपार्टमेंट्स को, जो आपको रूम्स दिखाई दे रहे हैं, ये सेल्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। और कैसे किया था? ट्री का कॉक रिमूव किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ऐसे छत्ता सा दिखाई दिया, इन्हीं को उसने बोल दिया कि ये जो एक है वो क्या है? सेल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज why is cell called the structural and functional unit of life? मतलब हम बोलते हैं कि जो सेल है उसे हम बिल्कुल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं या फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे मिलकर बने हैं? सेल से। और सेल ही फॉर्म देता है, शेप देता है किसी बॉडी को। तो हमारी बॉडी जो बनी है वो सेल से मिलकर बनी है। तो जैसे सेल्स की शेप है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही आ चुका है। इसलिए सेल को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बाहर से देखते हैं कि हमारी बॉडी फंक्शन परफॉर्म कर रही है। हमें बाहर से दिख रहा है कि मेरा माउथ खाने को च्यू कर रहा है, मेरा स्टमक खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, मेरा नोज ब्रीथ कर रहा है, पर एक्चुअल में ये जो नोज के सेल्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, स्टमक के जो सेल्स हैं वो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर जगह जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, बेसिक लाइफ प्रोसेसेस जो हमारे जीने के लिए जरूरी है, वो सेल्स ही कर रहे होते हैं। हम बस बाहर से देख रहे होते हैं तो हमें लग रहा है बॉडी कर रही है। बॉडी के अंदर कर कौन रहा है? सेल्स, क्योंकि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जिंदा रहने के लिए जो सबसे छोटी यूनिट है उसे बोलते हैं सेल। जैसे पूरे घर की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं ईंट, एक ब्रिक, ऐसे ही सेल होती है पूरी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 61 and question is how do substances like carbon dioxide and water move in and out of the cell? क्वेश्चन है कि CO2 और वाटर, अब सेल को वाटर चाहिए, प्यास तो सेल को भी लगती है, वाटर उसको भी चाहिए, उसको भी कुछ एक्टिविटीज के लिए चाहिए वाटर। उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जैसे हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कैसे सेल के अंदर बाहर चीजें आती हैं, अब हम वो देखते हैं। हमें पता है सेल के बाहर एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अब फ्लेक्सिबल होने से क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो ये चीजों को अंदर बाहर आने देती है। पर इसकी एक कंडीशन है कि ये ना सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल का मतलब होता है अलाउ करना चीजों को अंदर जाना, ठीक है। सिलेक्टिव का मतलब क्या होता है, सिलेक्टिव का मतलब है ये चूज करती है, किसी को अंदर आने देगी और किसी को बाहर जाने देगी, मतलब यही चूज करेगी किसको अंदर आना है किसको बाहर भेजना है। जैसे आपने देखा होगा अगर हम घर के बाहर किसी गार्ड को बिठाते हैं तो ये तो नहीं है वो हर एक को अंदर आने देगा, चोर को भी कहेगा जाओ जाओ जाओ, ऐसे तो नहीं होगा। वो वहां पर खड़ा होके कंट्रोल करता है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। ऐसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट करता है चीजों को अंदर बाहर भेजने के लिए, तो ये अलाउ करता है एंट्री एंड एग्जिट। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है ऑफ ओनली सम सब्सटेंसेस, हर एक को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो अब उसने कहा है कि CO2 कैसे जाएगी और वाटर कैसे जाएगा, ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। सिंपल सी बात है कि ये दोनों CO2 और वाटर जैसे जाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। CO2 जाती है डिफ्यूजन से, जैसे मान लो सेल में ना ऑक्सीजन गई सेल के पास, अब सेल क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे रिलीज करता है, जैसे ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बढ़ने के लिए मैं ऊपर वाला एरो शो करती हूँ, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई। होगा क्या, कोई भी चीज हमें बताए मूव करती है हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं यहाँ पर अगरबत्ती चला दूं तो यहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहाँ पर कम है तो हाई टू लो आ जाएगी। ऐसे ही अब यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा है, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ये भी कहाँ से मूव करेगी, हाई टू लो, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई। इस प्रोसेस का नाम क्या है, डिफ्यूजन। तो अगर आपका एग्जाम में आए तो आपको बस डिफ्यूजन ही लिख के आना है, अगर ज्यादा मार्क्स का है तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अब पानी कैसे जाता है, पानी भी ऐसे ही जाएगा। अगर पानी बाहर ज्यादा है अंदर पानी कम है तो पानी अंदर आ जाएगा। पर पानी जब अंदर बाहर जाता है ना उसके प्रोसेस को ना हम डिफ्यूजन नहीं बोलते, उसका एक स्पेशल वर्ड यूज होता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो देखो डिफ्यूजन भी इज द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। Osmosis is also movement of any substance, not any substance. It is the movement of water from high to low concentration through, इस क्या बोलते हैं, through selectively permeable membrane. तो हम बोलेंगे कि CO2 और water आते हैं, CO2 goes by diffusion and water goes by osmosis. Now second question is why is plasma membrane called a selectively permeable membrane? इसका रीजन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इसको selectively permeable क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक की एंट्री और एग्जिट अलाउ नहीं करती, सिर्फ कुछ चीजों की एंट्री और एग्जिट अलाउ होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 63। पेज 63 में तो फर्स्ट डिफरेंस इसमें होगा, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ना वो आए हैं प्रिमिटिव सेल्स। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है, जिसे हम आदि मानव बोलते हैं ना, जो पुराने लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रिमिटिव। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब है जो सेल्स पुराने थे और यूकैरियोटिक का मतलब है जो सेल्स नए। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं वो काफी स्मॉल होते हैं और यूकैरियोटिक कैसे होते हैं, लार्ज। अगर हम सेकंड की बात करें तो क्योंकि प्रोकैरियोटिक पुराने सेल्स है, इनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं होता। डिफाइन का मतलब हमें नहीं पता कि यहीं पे होगा, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मतलब ऐसे पड़ा हुआ होगा न्यूक्लियस, ऐसे रफ सा होगा। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन अनडिफाइंड होता है और उसका एक स्पेशल नेम होता है न्यूक्लियोइड। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं क्योंकि वो नए सेल्स हैं उनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम होता है, सिंगल क्रोमोसोम, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें 1+ क्रोमोसोम्स होते हैं। और फोर्थ पॉइंट जो है इसमें वो है कि अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें क्योंकि ये पुराने हैं तो इसमें कोई भी जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी, वो सिंपल ऐसे से होंगे।
जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, नो मेम्ब्रेन, और इसमें सब में मेम्ब्रेन होगी। जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो यूकेरियोटिक सेल्स है, आप देखोगे सब प्रॉपरली डिजाइंड होते हैं और प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको ये चारों पॉइंट्स में जो गैप्स हैं वो फिल करने हैं और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है कि उन गैप्स का आंसर क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन पेज 65। And question is, can you name the two organelles we have studied that contain their own genetic material? अब पहले तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनेल्स होते क्या है। मैंने वहां पर भी बोला था कि इनके जो ऑर्गेनेल्स होंगे उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑर्गेनेल्स आप ये लगा लो, जैसे मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, नोज, स्टमक, माउथ, हैंड, लेग्स, सारे क्या है, ऑर्गन्स हैं, ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं। ऐसे ही जो सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। अब अगर हम ऑर्गेनेल्स की बात करें तो हमें ऐसे दो ऑर्गेनेल्स बताने हैं जिनके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल हो, खुद का जेनेटिक मटेरियल हो मतलब खुद के जीन्स हो। तो वो होते हैं, दो ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। अब अगर आप चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हो तो ये लाइन ना एनसीईआरटी में दी हुई है, पर नॉर्मल वाली टेंडेंसी क्या होती है, हमें तो 4 बुक्स पढ़नी होती है, एनसीईआरटी भी पढ़नी होती है। ये लाइन एनसीईआरटी की है। अब एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कर लो, आपको और कोई बुक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये है उसका आंसर। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड, अगर एक सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो गई ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस, किसी भी रीजन से, चाहे वो फिजिकल रीजन हो चाहे केमिकल हो, व्हाट विल हैपन? अब देखो, अगर एक सेल की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, अंदर की ऑर्गेनाइजेशन है, वो हो गई डिस्टर्ब या हो गई डिस्ट्रॉय, तो होगा क्या? आपको पता है एक ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम्स, इसका काम यही होता है, ये मौके की तलाश में होता है कि सेल अगर थोड़ा सा भी इसको लगता है कि सेल खराब हो रहा है या सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये क्या करता है, ये बहुत सारे एंजाइम्स इसके ये बर्स्ट करता है। लाइसोसोम्स है, ऐसे लाइसोसोम्स, ये बर्स्ट करेगा। जैसे ये बर्स्ट करेगा, ये पूरे सेल के अंदर, इसके अंदर ना एंजाइम्स होते हैं, लाइसोसोम्स है, इसके अंदर एंजाइम्स है। एंजाइम्स का काम होता है चीजों को तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का। अब होगा क्या, क्योंकि लाइसोसोम्स के पास एंजाइम्स है, जैसे वो बर्स्ट हुआ एंजाइम्स पूरे रिलीज हो गए। यहाँ पर एंजाइम्स तोड़ते हैं, खाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं चीजों को, या तो ब्रेक डाउन बोल दो या बोल दो डाइजेस्ट करते हैं। तो लाइसोसोम्स विल बर्स्ट एंड दे विल डाइजेस्ट द होल सेल, वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेगा और खा जाएगा और सेल खत्म हो जाएगा। तो पूरे सेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम्स। इसीलिए लाइसोसोम्स का एक और नेम होता है, इसे हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। सुसाइडल बैग्स क्यों बोलते हैं कि इन केस ऑफ एनी डैमेज टू द सेल, lysosomes may burst and the enzymes may digest the whole cell and hence they are known as suicidal bags. अब देखो थर्ड क्वेश्चन यही है, why are lysosomes known as suicidal bags? Because when the cell gets damaged, lysosomes may burst and enzymes digest their own cell. इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? Suicidal bags. Now last question is, where are proteins synthesized inside the cells? हमने पढ़ा था कि ये होता है सेल, देखो ये है सेल, यहां पर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कहीं कहीं इस पे डॉट्स होती हैं और कहीं कहीं पर नहीं होती है। तो जिस पर होती है उसे बोलते हैं आरईआर, जिस पर नहीं होती है उसे बोलते हैं एसईआर और इसका नाम होता है ईआर। अब ईआर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आप इस चैप्टर को वहां से पढ़ते हैं मेरी वीडियो से, तो ये सारे क्वेश्चंस ना उनमें मैं कहीं ना कहीं बोल देती हूँ, तो आपका चैप्टर वैसे भी हो जाता सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है रफ, ये है स्मूथ।
अब रफ का काम होता है कि ये सिंथेसाइज करता है प्रोटीन्स को बनाता है। ये क्यों बनाता है? क्योंकि ये रफ है और रफ के पास होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम जो होता है ना वो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है। तो राइबोसोम में होता है प्रोटीन बनाने के लिए, पर राइबोसोम किसके पास होता है? आर्या के पास। तो आर्या क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ, एससीआर क्या बनाते हैं? लिपिड्स। ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो where are proteins synthesized? They are synthesized in the ribosomes which are called protein factories by आर्या। तो आप ये डिटेल में लिख सकते हो। So this was all about blue box questions of the chapter cell. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and don't forget to share it with others as well. Thank you.